डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से किया शुभारंभ। 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, शिक्षा ही विकसित भारत की आधारशिला। शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण का दायित्व निभाने की अपील की। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। अखिलेश यादव के खिलाफ फर्जी प्रचार पर एफआईआर की मांग। सपा नेता पवन पांडे ने तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। राम मंदिर ट्रस्ट पर भी उठाए सवाल। झांसी में खाकी के दामन पर लगा दाग। एंटी करप्शन टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव गेट चौकी प्रभारी को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मारपीट के एक केस में नाम हटाने के बदले मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी न्याय विभाग के ऑपरेशन हार्ड बॉल ने 7 समंदर पार बैठे अपराधियों के सिंडिकेट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जेल की सलाखों के पीछे से दुनिया भर में अपना खौफ फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में छिपे उसके राइट हैंड गोल्डी बराड़ पर अब सीधे तौर पर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हुक्म देने का गंभीर आरोप लगा है। इस हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल मर्डर मिस्ट्री और संगठित अपराध के खिलाफ अमेरिकी और कनाडाई खुफिया एजेंसियों ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा और करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नेतृत्व वाले भारत आधारित संगठित अपराध सिंडिकेट की हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले की संलिप्तता का खुलासा किया है। ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नेस्तनाबूद करते हुए एक साथ 24 आरोपियों को धर दबोचा है। अमेरिकी न्याय विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों में साफ कर दिया गया है कि निज्जर की हत्या के तार सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी कनाडा के इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि बिश्नोई गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा तक अवैध फंडिंग, जबरन वसूली और हत्या जैसे खुखार नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। अमेरिकी अभियोजकों की चार्जशीट के मुताबिक मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की जेल के अंदर से ही तस्करी कर मंगाए गए मोबाइल फोनों का इस्तेमाल किया। उसने जेल में बैठे बैठे इस पूरी मर्डर प्लानिंग की कमान संभाली। बिश्नोई ने जेल से ही अपने विदेशी सह साजिशकर्ताओं और गुर्गों को हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीरें और उसके घर के आने जाने की कई सटीक पते मुहैया करवाए ताकि उसकी सही लोकेशन ट्रेस की जा सके। जांच में सामने आया कि बिश्नोई ने हत्या का हुक्म दिया, जबकि अमेरिका में छिपे उसके सबसे भरोसेमंद कमांडर गोल्डी बराड़ ने ग्राउंड लेवल पर पूरी हत्या की साजिश को कोऑर्डिनेट किया। बराड़ ने ही शूटरों और हथियारों का इंतजाम देखने में मदद की। गोल्डी बराड़ को बचाने के लिए एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को दबोचने के लिए एफबीआई ने $50,000 के इनाम के साथ अब चारों तरफ अपनी टीमें लगा दी हैं, जिसके बाद उसका बच पाना अब नामुमकिन दिख रहा है। कनाडाई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत ही संगठित अपराध की जांच में भारत सरकार या उसके किसी भी अधिकारी की कोई भूमिका का सबूत नहीं है। लेकिन सवाल है कि खालिस्तानी आतंकियों के लिए कनाडा इतनी कसरत कर क्यों रहा है? निज्जर के मामले में कनाडा और अमेरिका की हद से ज्यादा दिलचस्पी का क्या कारण है? इसका जवाब यह है कि जांच में सामने आया कि इस गैंग का मुख्य उद्देश्य आतंकी निज्जर जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर उत्तरी अमेरिका यानी यूएस और कनाडा में रहने वाले अमीर भारतीय समुदाय के बीच खौफ पैदा करना, जिससे वे आसानी से करोड़ों रुपए की जबरन वसूली और ड्रग्स का धंधा चला सकें। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का प्रमुख था और भारत विरोधी कई हिंसक और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर भारत में एक घोषित आतंकवादी था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकी सूची में डाल रखा था। वह प्रतिबंधित संगठन
खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। निज्जर शाम के समय गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में अपने पिकअप गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला था, तभी 2 बिश्नोई गैंग के भेजे गए शूटरों ने उसकी गाड़ी को घेर कर मार डाला। अमेरिकी न्याय विभाग की चार्जशीट में इस हत्या के लिए सीधे तौर पर केवल लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक सिंडिकेट को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। आतंकवादी निज्जर के मामले में कनाडा और अमेरिका की हद से ज्यादा दिलचस्पी के कई कारण हैं। कनाडा और अमेरिका दोनों ही इस बात को लेकर संवेदनशील हैं कि उनकी जमीन पर कोई भी विदेशी ताकत या सिंडिकेट उनके नागरिकों की हत्या नहीं करे, न उनके ऊपर हिंसक हमले करे। निज्जर उस समय तक कनाडाई नागरिक बन चुका था। इसे दोनों देश अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन मानते हैं। कनाडा और अमेरिका ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर फाइव आइज नेटवर्क का हिस्सा है। निज्जर मामले में अमेरिका ने ही कनाडा को शुरुआती खुफिया इनपुट मुहैया करवाया था। अमेरिका की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब न्यूयॉर्क में एक और खालिस्तानी चरमपंथी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश नाकाम हुई, जिसका खुलासा अमेरिकी जांच एजेंसियों ने किया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की जांच में सामने आया कि यह गैंग सिर्फ टारगेट किलिंग ही नहीं बल्कि कैलिफोर्निया और कनाडा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी यानी कोकीन का धंधा और जबरन वसूली का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। अमेरिका इस गैंग को जड़ से मिटाना चाहता है। कनाडा की राजनीति में सिख समुदाय एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली वोट बैंक है। पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर घरेलू स्तर पर यह साबित करने का भारी राजनीतिक दबाव था कि उनकी सरकार खालिस्तानियों की रक्षा करने में सक्षम है। यह नैरेटिव चलाया गया। इसी राजनीतिक मजबूरी के चलते कनाडा ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा बनाया। बात कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की करें तो अमेरिकी दबाव में वह भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ट्रूडो जा रहे थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और आलोक पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, उस कनाडा कह रहा है अमेरिका प्रत्यार्पण की मांग करेगा भारत से। अब सवाल है कि भारत में लॉरेंस बिश्नोई सजा याफ्ता अपराधी है, उसके ऊपर कई और मुकदमे भी चल रहे हैं। ऐसे में क्या भारत लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका को सौंपेगा? देखिए प्रसून, मुझे लगता है कि कानूनी पोजीशन, क्योंकि मुझे कानून का ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ उस पे केस चल रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ की जेल में है। तो इस हालात में भारत जब तक यहाँ के केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते हैं तब तक सौंपने की संभावना बहुत कम लग रही है। लेकिन भारत कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपराध बनता है उसके लेके भारत उनके साथ जो अमेरिकन कनेडियन एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये वो भारत उनको दे देगा इसको, बिश्नोई को। करोड़ी सिंह जी, यह मामला इसलिए भी उठ रहा है जब डेविड हेडली को सौंपने की बात की गई थी, प्रत्यार्पण की बात की गई थी, तो अमेरिका ने तहव्वुर राणा को, जो 2008 मुंबई हमलों का आरोपी था, उसको तो सौंप दिया था। लेकिन डेविड हेडली के मामले में भारत को प्रत्यर्पित नहीं किया और कहा कि हमारे जो घरेलू कानून है वह इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसी संदर्भ में बात किया जाए भारत के घरेलू कानून के बारे में, तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर भारत में संगीन अपराधों में मुकदमा चल रहा है तो बिना सजा पूरी किए हुए उसका प्रत्यार्पण करना भारत के भी कानून में बड़ी बाधा बनेगी। लेकिन अगर कूटनीतिक दबाव के जरिए इस पूरे मामले को समझा जाए तो निज्जर मामले को लेकर कनाडा और भारत के रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी वह जग जाहिर है। अब जबकि ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत अमेरिकी और कनाडाई खुफिया एजेंसियों की संयुक्त जांच में आधिकारिक तौर पे यह मान लिया गया कि इस हत्याकांड में भारत सरकार नहीं है बल्कि लॉरेंस गोल्डी का क्रिमिनल सिंडिकेट था, तो क्या कनाडा और अमेरिका अपने पुराने कूटनीतिक रुख को
बदलते हुए भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए कोई ठोस डैमेज कंट्रोल कदम उठाएंगे, या फिर पश्चिमी देश अब भी खालिस्तानी तत्वों को अपनी धरती पर संरक्षण देना जारी रखेंगे? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून, कैसी भी कूटनीति हो, आप जो अपने लैंड ऑफ लॉ ऑफ द लैंड है उसको वायलेट नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। कूटनीति इसीलिए मैंने कहा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे कुछ सूचनाएं मांग सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये सब मुद्दा है इसको लेके कैलिफोर्निया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने और कैलिफोर्निया की पुलिस ने और FBI ने, तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने केवल अमेरिका और कनाडा नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप में भी इनके लिंकेजेस हैं और ये केवल मर्डर नहीं करते हैं, ये ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं, ये इंसानों की तस्करी भी करते हैं। तो इनका बड़ा डाइवर्सिफाइड नेटवर्क है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं। तो केवल एक इश्यू नहीं होगा, मुझे लगता है कि करोड़ी सिंह जी, जब यह मुद्दा उठ रहा था, करोड़ी सिंह जी जब यह मुद्दा उठ रहा था तब भी सवाल उठा था, शायद हमारे साथ आप डिबेट में भी थे, जब यह कहा गया कि यह मुद्दा केवल इसलिए उठाया जा रहा है ताकि भारत सरकार को घेरा जा सके, प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव बनाया जा सके। अगर ड्रग्स तस्करी का मामला था, जबरन वसूली का एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य चल रहा था, सवाल यह है कि वैश्विक प्रतिबंधों और सख्त बैंकिंग नियमों के बावजूद भारत की जेलों से लेकर अमेरिका कनाडा की सड़कों तक इस सिंडिकेट का मनी ट्रेल इतनी आसानी से कैसे ऑपरेट हो रहा है, और इसे पूरी तरह फ्रीज करने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां कहां थी, क्यों नाकाम रही? जी देखिए प्रसून, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और मुझे लगता है वो इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स है वहां उनको कोई न कोई लूप होल मिलते हैं जिससे वो बच निकलते हैं। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो इंटरनेशनल लेवल पे तो इस तरह की सिंडिकेट एंड गैंग ऑपरेट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ गैंग इतनी मजबूत हैं कि उनको बहुत से देशों की सरकारों पे भी नियंत्रण है, छोटे छोटे देशों की। तो इस तरह की गैंग है, उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट सिंसियरली करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा आदमी है या इसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं या इसको एनकरेज करना चाहते हैं या तो हमारा दूसरा देश जो पार्टनर है उसको कमजोर करना चाहते हैं। इस तरह की कूटनीति अगर आप करेंगे तो ऐसी सिंडिकेट ऑपरेट होती रहेंगी और ग्लोबल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े क्राइम और अलग अलग देशों में सरकारों को भी बदलने का प्रयास करेंगी, क्योंकि छोटे छोटे देशों में ऐसी गैंग है लैटिन अमेरिका जैसे देशों में कि गवर्नमेंट बदल देते हैं। वो जैसे मेक्सिको है या छोटे छोटे देश लैटिन अमेरिका में है, वहाँ ऐसी सिंडिकेट है बहुत पावरफुल है। तो इसके लिए भारत सरकार निश्चित रूप से चाहेगी कि वो कनाडा एंड अमेरिका से कोऑपरेट करे, लेकिन मिलके अगर कोई एक्शन लेंगे तो हो सकता है, लेकिन भारत अपने कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएगा, इसकी संभावना है। आलोक पांडे जी, आप पूरे मामले को देख रहे हैं, कहा जा रहा है इस पूरे मामले में भारत का विपक्षी दल भी एक हिस्सा रहा इस नैरेटिव को चलाने में कि भारत सरकार ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। अब चूंकि कनाडा और अमेरिका दोनों ने मान लिया है कि भारत सरकार का इस तरह की गतिविधियों से कोई भी लेना देना नहीं था, ऐसे में यह इतनी बड़ी क्लीन चिट है कि क्या अब विपक्षी दल फिर इस मुद्दे को लेकर देश विरोधी गतिविधियों को चला पाएंगे? जी नहीं, देखिए विपक्षी दल तो क्या है कि किसी मुद्दे को किसी भी तरह से उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम मैं मानता हूं कि अब क्षणिक बिंदु के लिए कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर विपक्षियों के मुंह में ताला लगेगा कि जो अमेरिका की सरकार है, कनाडा की सरकार है और वो भारत सरकार को मान रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इससे तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दूसरी बात जो अभी चल रही थी उसमें मैं दो शब्द जरूर कहूंगा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्यों फॉलो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अंतरराष्ट्रीय नियम किसी भी अन्य नियमों से बंधा नहीं है, अर्थात अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय लॉ को न माने तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, लीगल कार्रवाई नहीं की जाती। तो अंतरराष्ट्रीय नियम की पहले का कारण यही है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय नियम का हवाला देके हमें तो बात कर सकता है, लेकिन अमेरिका चाहे तो उसे न माने, हम क्या
पे लॉरेंस बिश्नोई का अगर आलोक पांडे जी, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो अमेरिकी एजेंसियों ने खुद माना है और कनाडा की भी एजेंसियों ने माना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर की हत्या करवाई। 2 गंभीर आरोप लगाए हैं, कहे हैं ड्रग कॉकटेल के हिस्सा थे और ये जबरन वसूली के चक्कर में थे। चर्चा कर रहे हैं लॉरेंस गोल्डी बराड़ गैंग की, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि आतंकवादी निज्जर की हत्या में इसी गैंग का हाथ था और बताया गया कि लॉरेंस गोल्डी बराड़ गैंग इंडिपेंडेंटली काम करता है और यह ड्रग कॉकटेल को चलाता था, जबरन वसूली करता था और इसी कारण से इसने निज्जर की हत्या की। आलोक पांडे जी से ब्रेक पे जाने से पहले हम जानना चाह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या निज्जर भी ड्रग कॉकटेल का हिस्सा था, जबरन वसूली में इनका प्रतिद्वंदी था। चूंकि इससे 2 सवाल जुड़े हैं, क्या नैरेटिव जो पहले भारत सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा था तथा कथित राष्ट्रवादी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी अब वही नैरेटिव चलाया जा रहा है। जी आलोक पांडे जी। देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आमतौर पे जो इस तरह की गुटबाजियों में हत्या होती है उसमें निश्चित बात है अपने प्रतिनिधित्व को, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। अगर इसमें जिस तरह से भारत का विपक्ष कह रहा था कि सरकार शामिल है और ऐसी हत्या सरकार करवा रही है, तो सरकार अगर नहीं शामिल है तो इसका मतलब है कि फिर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये लड़ाई थी और कैनिजर उसमें शामिल था। ये तो कनाडा में था। लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि जब भारत के केस में कोई आतंकवादी है, वो कनाडा में है तो आराम से ऑपरेट कर लेता है, अमेरिका में वो ऑपरेट कर लेता है। क्या वन साइडेड कार्रवाई करेंगे कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ तो कार्रवाई उस गैंग के खिलाफ करेंगे, लेकिन जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अमेरिका के नागरिक बन गए हैं किसी चीटिंग के साथ में भी, किसी गलत तरीके के साथ में भी, और उसके बाद उनको अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है, कनाडा प्रोटेक्ट कर रहा है कि अब तो हमारा ये नागरिक है, भले ही नागरिकता उसने फर्जी तरीके से ली हो, निजर के ऊपर आरोप है कि नागरिकता उसने गलत तरीके से ली थी, उसकी जांच भी हुई। तो मुझे लगता है कि कनाडा और अमेरिका को ये जो दोहरा चरित्र है इसे भी ठीक करना होगा। मैं बिल्कुल लॉरेंस का पक्षधर नहीं हूँ, और उसने जो किया अमेरिका और कनाडा में या जो उनके ऊपर आरोप है, वो FBI को, अमेरिका को ये शक्ति है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। लेकिन जो भारत के अंदर टेररिस्ट पैदा भेजते हैं, जो खालिस्तान यानी भारत के पंजाब को अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको किस मुंह से अमेरिका शरण देता है? ये बड़ा सवाल है आलोक पांडे जी, किस मुंह से आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं? आप 5 आइज के जरिए, खुफिया तंत्र 5 आइज के जरिए कनाडा को आप बता रहे हैं कि हमने उसकी निज्जर की हत्या हो सकती है, और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो जाती है कि उनके नाक के नीचे 5 आइज की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी मिला था या इनपुट मिले थे कि निज्जर की हत्या हो सकती है, उसके बावजूद इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है और आप कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद हत्या हो जाती है निज्जर की, और आप उसके लिए इतनी बड़ी साजिश रचते हैं बदनाम करने के लिए भारत को कि भारत के प्रधानमंत्री को भी लपेट लेते हैं और बाद में कहते हैं नहीं जी वो तो शामिल नहीं थे, ये तो केवल लॉरेंस बिश्नोई का है। हमें तो डाउट है कि लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है कि नहीं है, चूंकि वो जिस तरह का अपराधी था उसके वैसे भी सिंडिकेट में बहुत लोग होंगे निज्जर के लिए। लेकिन सवाल फिर उठता है करोड़ी सिंह जी कि अमेरिका असल में चाह क्या रहा है भारत से? जी देखिए प्रसून, जो ट्रांसनेशनल क्राइम है या सिंडिकेट हैं, उनका धंधा बड़ा डाइवर्सिफाइड होता है, और डाइवर्सिफाइड के साथ साथ वो अलग अलग जो गवर्नमेंट हैं, विशेष रूप से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी उनका प्रभाव रहता है। वो जो कंटेस्ट करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि जो इस तरह की ट्रांसनेशनल गैंग है वो बहुत प्रभावशाली होती हैं, तो उनको कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन आपने कहा कि भारत से अमेरिका क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत पे दबाव बनाया जाए जिससे भारत अमेरिका का अलाई बने। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। बेहद अहम बात कह रहे हैं करोड़ी सिंह जी, बेहद अहम बात कर रहे हैं, और अब वह सहारा ले रहे हैं कनाडा का। लेकिन सवाल है कि क्या कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर या संप्रभुता का मामला था,
या फिर पूरी कसरत केवल अपनी घरेलू राजनीति को साधने और खालिस्तानी चरमपंथियों को राजनीतिक संरक्षण देकर भारत को और प्रधानमंत्री को दबाव में लेने का था? जी देखिए प्रसून, हर देश को अपने नागरिकों को सुरक्षा देना नागरिकों की सुरक्षा का नैतिक और कानूनी दायित्व होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी देश का नागरिक अगर नागरिकता लेके दूसरे देश में कोई अपराध करे या अपराध को प्रमोट करे तो उसको रोकने का दायित्व भी उसी का होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी दूसरे देश को कोई शिकायत है उससे, तो उसके साथ दोनों गवर्नमेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोऑपरेट नहीं करोड़ सिंह जी, तो फिर निज्जर का हालात मामला अलग था। आतंकवादी निज्जर का मामला अलग इसलिए था कि जब इसके नागरिकता का प्रश्न आया तो भारत सरकार ने कई बार चिताया कि यह घोषित वांछित अपराधी है भारत में। उसके बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो ने उसको जानबूझकर नागरिकता दी और खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दिया, चूंकि उस समय उनकी पॉलिटिक्स को यह सूट करता था। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि यह जांच रिपोर्ट उन पश्चिमी देशों के लिए करारा तमाचा और कड़ा सबक है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत विरोधी चरमपंथियों को अपनी धरती पर पनाह देते हैं, और जब वही सांप उन्हें डसने लगते हैं तो वे अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कूटनीतिक धूर्तता करते हैं। अब समय आ गया है कि ओटावा और वॉशिंगटन अपनी धरती से चलने वाले इस ड्रग, जबरन वसूली और आतंकवाद के कॉकटेल को साफ करे, न कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाए। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।